नमस्कार विद्यार्थियों, हमने अब तक सांख्यिकी की इस प्रश्नमाला केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि सीख ली। प्रत्यक्ष विधि के बाद में हमने कल्पित माध्य विधि भी सीख ली। माध्य ज्ञात करने की एक और विधि है जिसे कहते हैं पग विचलन विधि या पद विचलन विधि। इस विधि का उपयोग करके भी माध्य निकाला जा सकता है और यह सूत्र या हल करने के क्रम में माध्य से आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि माध्य में जो विधि हम काम में ले रहे थे उसका उपयोग कल्पित माध्य में परोक्ष रूप से हो रहा था, और वैसे ही कल्पित माध्य में जो सूत्र और विधि हमने काम में ली उसका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो है वो पग विचलन विधि में उपयोग होगा। तो आइए अब हम अपनी प्रश्नमाला 13.1 के छठे सवाल को देखते हैं, जिसके माध्यम से हम पग विचलन विधि का उपयोग करेंगे और पग विचलन विधि को उपयोग में लेना सीखेंगे। तो देखिए, सवाल में दे रखा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। क्या दर्शा रही है कि भाई 25 परिवारों में जो है वो दैनिक रूप से जो व्यय हुआ भोजन पर वो दिखाया जा रहा है, और इसमें दैनिक व्यय बताया हुआ है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350, और उसके साथ परिवारों की संख्या बता रखी है कि 100 से 150 व्यय करने वाले 4 परिवार हैं, 150 से 200 व्यय करने वाले 5 परिवार हैं, 200 से 250 व्यय करने वाले जो है वो 12 परिवार हैं, और 250 से 300 रुपए व्यय करने वाले 2 परिवार हैं, 300 से 350 रुपए व्यय करने वाले भी 2 परिवार हैं। यह सूचना हमें दे रखी है। अब हमें कहा गया है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। अगर आप इस प्रश्नमाला के इस छठे प्रश्न को देखेंगे तो हमने जब प्रत्यक्ष विधि से सवाल किए थे माध्य ज्ञात करने के लिए, तो उनमें भी जिन प्रश्नों का चिन्हीकरण किया था उसमें हमने ये छठा सवाल आपको अभ्यास के लिए दिया था, और उसके बाद जब हमने कल्पित माध्य विधि सीखी तब भी हमने ये छठा सवाल आपको कल्पित माध्य विधि से करने के लिए अभ्यास के अंतर्गत दिया था। यानी इस प्रश्न को प्रत्यक्ष विधि से किया जा सकता है, इस प्रश्न को कल्पित माध्य विधि से भी किया जा सकता है, और आज हम अगली विधि की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसको पग विचलन विधि से करेंगे। हालांकि प्रश्न में कहा गया है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा कीजिए, यानी विधि का चयन आपको करना है और साथ में ये भी आपको बताना है कि आपने कौन सी विधि का चयन किया। मगर कई बार जो है वो प्रश्न पत्र के अंतर्गत यह कह दिया जाता है कि पग विचलन विधि द्वारा इसका माध्य ज्ञात कीजिए, और उस प्रश्न की तैयारी के हिसाब से हमें इसे पग विचलन विधि द्वारा करना है, पग विचलन विधि को सीखना है। वैसे पग विचलन विधि कब उपयोग में ली जाती है, तो हमने ये जाना था कि जब आंकड़े 0 से शुरू नहीं होते हैं तब हम कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने की विधि का उपयोग करते हैं, और फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए कि जब 0 से आंकड़े शुरू नहीं हो रहा हो और उनका अंतराल अधिक हो, वर्ग अंतराल अधिक हो, जैसे ये आंकड़े 100 से शुरू हो रहे हैं और इनका अंतराल भी बड़ा है, 100 से 150, 150 से 200, 50-50 का अंतराल है, जब अंतराल भी बड़ा हो ऐसी स्थिति में पग विचलन विधि का उपयोग किया जाता है। तो आइए हमारे पास में जो आंकड़े दे रखे हैं इसके आधार पर हम अपनी टेबल तैयार करते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हम पग विचलन विधि से हल करते हैं। तो देखिए, हमें प्रश्न में जो सूचनाएं दे रखी है, सबसे पहले उन सूचनाओं का हम स्तंभ तैयार करते हैं। तो हमें सबसे पहले वर्ग अंतराल में दैनिक व्यय दे रखा है, तो जो हमारा वर्ग अंतराल है वो दिया गया है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350, ये हमें वर्ग अंतराल दिया गया है। और इसके साथ में हमें परिवारों की संख्या यानी हमारी उनकी बारंबारता जो है FI जो है वो दे रखी है 4, 5, 12, 2,
2। सवाल में दी गई सूचनाएं हमने नोट कर ली है और अब हमें सवाल की आवश्यकता नहीं है। अब हमें इस सवाल को हल करने की आवश्यकता है और हम हल करने के लिए क्या उपयोग में लेंगे? हम हल करने के लिए पग विचलन विधि उपयोग में लेंगे। तो आइए हमारे सवाल को हटा देते हैं और अब हम पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने की होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इंटू एच। इसमें इस सूत्र में कई पद हमारे पहले से पहचाने हुए हैं, क्योंकि जब हमने कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना सीखा था उसमें भी a आया था। a क्या था? a था कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन, और a यहां पर भी है। इसका मतलब इस विधि में यानी पग विचलन विधि में भी हमें कल्पित माध्य मानना है और फिर सवाल को आगे हल करना है। इसके आगे है प्लस, यानी कल्पित माध्य जो हम मानते हैं वह एग्जैक्ट माध्य से, सटीक माध्य से थोड़ा कम या ज्यादा होता है और वो थोड़े कम या ज्यादा का संशोधन ही आगे हम गणना के माध्यम से करते हैं। तो वो संशोधन पग विचलन विधि में इस प्रकार से लिखा गया है। हमारी कल्पित माध्य विधि में यही विचलन जो है वो लिखा गया था सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो अगर आप इन दोनों की तुलना करोगे तो नीचे हम सिग्मा एफ आई का भाग दे रहे हैं, यानी बारंबारताओं के योग का भाग दे रहे हैं। ऊपर की ओर यहां आया है सिग्मा एफ आई यू आई और इंटू एच, और जबकि यहां है सिग्मा एफ आई डी आई। तो डी आई तो हमारा होता था डिफरेंस। अब ये यू आई क्या है? तो यू आई होता है यू आई बराबर डी बट्टा एच, यानी हमारे डिफरेंस में एच का भाग देने पर यू आई आता है। तो ये एच क्या है? एच है अंतराल। जो वर्गों के बीच जो अंतर चल रहा है वह वर्गों का अंतर ही h कहलाता है। इस h का हम डिफरेंस में भाग देते हैं तो u आता है, और इस u को जब हम फॉर्मूले में उपयोग में लेते हैं और एफ आई यू आई निकाल करके उनका जोड़ करते हैं, सिग्मा यानी उनका क्या करते हैं? जोड़, और फिर यहां रख देते हैं, तो हल करते समय वापस h की क्या की जाती है? गुणा। सवाल करते समय हम इसको और अधिक सटीकता से देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, अब हम अपने दिए हुए वर्ग अंतराल से जो है मध्यमान ज्ञात करते हैं, और हम जानते हैं मध्यमान और वर्ग चिन्ह ज्ञात किए बगैर हम माध्य ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हम मध्यमान ज्ञात करते हैं। हमारे पास दिए गए आंकड़े हैं 100 से 150। तो 100 से 150 का जब हम मध्यमान निकालेंगे तो मध्यमान के लिए हम अपनी ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ देंगे। ऊपरी सीमा है 150 और निचली सीमा है 100। 100 और 150 हो गए 250, और 250 में जब हमने 2 का भाग दिया तो हमारे पास में मध्यमान आया 125। यानी हम जब xi कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला मान आया 125। इसी प्रकार से 150 और 200 के बीच में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा 350, और 350 में 2 का भाग देंगे तो आया 175। यानी 150 और 200 के बीच में होता है 175। यहां से अब हमारा अनुमान लगाना भी आसान हो गया है और एक क्रम भी बन रहा है। 200 से 250 के बीच में होगा, इसी प्रकार से 225, और 250 से 300 के बीच में होगा 275, और 300 से 350 के बीच में होगा 325। ये हमने निकाल लिया है हमारा xi, यानी हमारे पास में आंकड़ों का मध्यमान वर्ग चिन्ह आ गया है। अब वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के बाद में अगर यह विधि प्रत्यक्ष विधि होती तो अभी हम fi और xi का गुणनफल करते, मगर हमारी कौन सी विधि है? हम तो पग विचलन विधि से कर रहे हैं। तो पग विचलन विधि में हमें मानना होगा सबसे पहले क्या? तो हमें कल्पित माध्य मानना होगा। तो कल्पित माध्य तो किस में माना जाता था? तो कल्पित माध्य माना जाता था कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने की विधि में, मगर अभी हम कल्पित माध्य मान रहे हैं पग विचलन विधि में, क्योंकि इसका उपयोग पग विचलन विधि में भी होता है। तो हमने कल्पित माध्य मान लिया
तो इनके बीच में वाला आंकड़ा पकड़ते हैं, 5 आंकड़े हैं तो बीच वाला आंकड़ा कौन सा हुआ 225, तो हमने कल्पित माध्य मान लिया 225। अब अगर कल्पित माध्य से हल करने वाला सवाल होता तो हम निकालते इसमें DI, हम क्या निकालते DI, डिफरेंस निकालते। डिफरेंस किसका, डिफरेंस निकालते xi माइनस a का, यानी हमारे इस मध्यमान, हमारे इस वर्ग चिन्ह में से हमारा कल्पित माध्य घटा करके हम वो डिफरेंस निकालते। तो आइए डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस कितना आया, तो 225 को घटाया हमने 125 में से, 125 में से 225 घटाए तो आ गए माइनस के 100, और इसी प्रकार से 175 में से 225 घटाए तो आए माइनस के 50, और 225 में से 225 घटाए तो आ गया हमारे पास में 0। फिर 275 में से 125 घटाए तो हमारे पास आ गया 50, और फिर 325 में से 225 घटाए तो हमारे पास आ गया 100। ये आ गया हमारे पास DI। अब अगर यह कल्पित माध्य से हल करने की विधि होती तो हम Fi और DI का गुणनफल करते, और Fi और DI का गुणनफल करते सिग्मा Fi DI निकालते और कल्पित माध्य से माध्य निकाल देते। मगर हम तो क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं पग विचलन विधि से माध्य, और पग विचलन विधि से माध्य निकालते समय हमें उपयोग में लेना होता है UI। क्या उपयोग में लेना होता है UI। और UI कैसे निकालते हैं, तो UI निकालने के लिए ये जो हमारा DI है इसमें h का भाग दे देते हैं। ये h क्या होता है, h होता है अंतराल। यहां अंतर कितने कितने का चल रहा है, यहां अंतर चल रहा है 50-50 का, तो हम किसका भाग देंगे 50 का, तो हम 50 का भाग दे देते हैं। तो जब हम 100 में 50 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा माइनस का 2। जब हम -50 में 50 का भाग देंगे तो आएगा माइनस का 1। जब हम 0 में 50 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 0, और 50 में 50 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 1, और इसी तरह 100 में 50 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 2। हमने भाग किसका दिया है, हमने भाग दिया है h का। h क्या होता है, h होता है वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल है हमारा 50 का, क्योंकि इनमें 50-50 का अंतर चल रहा है। और अब हमारा सूत्र क्या कहता है, हमारा सूत्र कहता है कि अगर पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना है तो आपके पास A होना चाहिए, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन है हमारे पास में। फिर क्या होना चाहिए, फिर होना चाहिए सिग्मा Fi UI, मतलब Fi और UI का गुणा करना है। ये रहा हमारा Fi और ये रहा हमारा UI, तो हम Fi और UI दोनों की आपस में क्या कर देते हैं, गुणा। तो निकाल दिया Fi UI निकालते हैं। तो देखिए Fi और UI को जब मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा। अब यहां पर गुणा करने से पहले इस बात को अच्छे से देख लीजिएगा कि अब हम अगर प्रत्यक्ष विधि से कर रहे होते तो Fi Xi, यानी Fi की गुणा Xi से करते। अगर हम कल्पित माध्य विधि से कर रहे होते तो हम Fi और DI की गुणा करते, और जब हम पग विचलन विधि से कर रहे हैं तब हम Fi और UI की गुणा कर रहे हैं। तो देखिए Fi और UI की गुणा करने पर क्या आएगा, तो हम लिखते हैं UI कितना है -2, इसकी गुणा करेंगे जब हम 4 से, तो 4 इंटू -2 आ गया हमारे पास माइनस का 8। इसी प्रकार से 5 की गुणा -1 में करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 5। फिर हम 12 की गुणा 0 में करेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां आपको विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि विद्यार्थी यह मानवीय भूल बहुत अधिक करते हैं। 12 को 0 से गुणा करने पर आएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर सदैव 0 ही आता है। अब अगली है 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2, और जब हम 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 4। तो हमारे पास में वहां Fi और UI का गुणनफल आ गया है। अब हम Fi और UI के गुणनफल के बाद में उनका जोड़ निकालेंगे, क्योंकि वो जोड़ हमें चाहिए, वो जोड़ ही हमें बताएगा सिग्मा Fi UI। सिग्मा मतलब जोड़, किसका जोड़, Fi और UI के गुणनफल का जोड़। तो यहां हमें इसके गुणनफल का जोड़ करना है। गुणनफल के जोड़ में हमारे पास में 2 प्रकार की संख्याएं हैं। माइनस की है, माइनस की कितनी है, तो माइनस का 8 और माइनस का 5।
हो गए माइनस के 13 और प्लस के कितने हैं, तो प्लस के हैं हमारे पास में 2 और 4 6, प्लस के हैं हमारे पास 6, माइनस का 13 और प्लस का 6, तो फिर हल करने पर कितना होगा, तो माइनस के ज्यादा हैं तो माइनस के होंगे और माइनस के ज्यादा होकर के कितने ज्यादा हैं, तो माइनस के 13 में से प्लस के 6 घटाएंगे, हमारे पास बचेंगे 7 और 7 किसके बचेंगे, माइनस के। तो हमारा FIUI का जोड़ यानी सिग्मा FIUI कितना आया, माइनस का 7। और दूसरी चीज हमें चाहिए सिग्मा FI। सिग्मा FI मतलब FI का जोड़, तो FI का जोड़ कितना, तो जोड़ देते हैं 4 और 5 9, 9 और 12 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, तो हमारा सिग्मा FI जो आया वो कितना आया, सिग्मा FI बराबर आ गया 25। सिग्मा FI 25 ही आना था। अगर आप वापस से गौर करेंगे तो हमारे सवाल में दे रखा था 25 परिवारों, ये जानकारी हमें सवाल में दे रखी थी कि 25 परिवारों का जो है वो भोजन पर मासिक व्यय कितना है, तो वो 25 परिवारों वाली बात हमें पहले से दे रखी थी। तो ये कैलकुलेशन करते समय क्रॉस चेक करने का तरीका है कि हमें सवाल में दी गई जानकारी के संबंधित तो किसी भी प्रकार की गणनात्मक त्रुटि करनी ही नहीं है। तो हमारे पास इसका मान आ गया कि सिग्मा FI कितना है 25, सिग्मा FIUI कितना है -7, H कितना है 50 और कल्पित माध्य A बराबर कितना है 125। तो अब हम पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने के सूत्र में मान रख देते हैं। तो आइए हमारा पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस सिग्मा FIUI बट्टा सिग्मा FI इंटू H, ये हमारा सूत्र होता है। और इस सूत्र में A कितना है, तो A हमने कल्पित माध्य माना था 225 प्लस सिग्मा FIUI हमारे पास में आया माइनस का 7 बट्टा सिग्मा FI कितना 25 और इंटू गुणा में H कितना 50। हमने अपने सूत्र में सारे मान रख दिए। अब मान रखने के बाद हल करना है, तो हमने माना 225 जिसमें कुछ कम या ज्यादा होना था। अब चूंकि माइनस में आया है इसका मतलब ये माइनस होगा यानी कम होगा। कितना कम होगा, तो भाई 7 को 50 से गुणा करके 25 का भाग लगाना है। तो आप चाहे 50 में 25 का भाग पहले लगा दीजिए या इनको गुणा करके हल कर लीजिए। दोनों प्रकार से कर सकते हैं कि अगर हम 5 को 7 से गुणा करें तो हो गए 7 पंजे 35 यानी 50 सत्ते 350, जिसमें हम अगर 25 का भाग लगाएंगे तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100 14 आएंगे। और या फिर इसकी जगह हम सीधे अगर 25 का भाग अगर 50 में लगा दें तो पीछे आगे तो है हमारे पास माइनस का 7 और उसमें हमें किसकी गुणा करनी है 2 की, क्योंकि 50 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 7 में 2 की गुणा करेंगे हमारे पास में कितना आएगा 14। दोनों ही स्थितियों में हमारे पास में कितना आएगा 14। तो इसको हल करने पर हमारे पास आएगा 14। तो हम 225 में से 14 घटा देते हैं। तो 225 में से 14 घटाने पर 5 में से 4 गए, इकाई अंक में से इकाई अंक बच गया 1, 2 में से 1 गया यानी दहाई अंक में से दहाई अंक घटाया तो क्या आया 1, और सैकड़ा में हमारे पास में दे रखा है 2। तो हमारे पास उत्तर आया 211 रुपये, क्योंकि ये आंकड़े किस में दे रखे थे रुपये में दे रखे थे। तो मात्रक लिखना मत भूलना। तो पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र को देखा और इस सूत्र में जो जो मान चाहिए वो हमने सारणी की सहायता से ज्ञात किए और फिर इसमें रखे और इसमें रखते ही हमारा उत्तर आ गया कि माध्य कितना 211। इसको अगर हम कल्पित माध्य विधि से करते तो भी आता 211, अगर इसको हम प्रत्यक्ष विधि से करते तो भी आता 211, मगर हमें विधियां सारी सीखनी है और प्रश्न में दिए गए आंकड़ों के हिसाब से उपयुक्त विधि लगानी है। और साथ में अगर परीक्षा में यह प्रश्न करना हो तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारी पकड़ किस विधि पर अधिक है, हमें उस विधि से हल करना है। क्योंकि अगर सवाल में ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि इस विधि से कीजिए, कल्पित माध्य विधि से कीजिए या प्रत्यक्ष विधि से कीजिए या पग विचलन विधि से कीजिए, तो हम अपने
पकड़ के अनुसार, हम अपनी दक्षता के अनुसार विधि का उपयोग कर सकते हैं और उसके लिए समुचित कारण भी दे सकते हैं कि यह विधि सरल है क्योंकि हमें सरल लग रही है, और यह विधि इसके लिए उपयुक्त है क्योंकि हमें इसके लिए ये उपयुक्त लग रही है। हालांकि हमने समझ लिया है कि प्रत्यक्ष विधि जो है वो उन आंकड़ों के लिए उपयोग में आती है जो आंकड़े छोटे होते हैं, शून्य से शुरू होते हैं, शुरुआती स्टेप जो है वो शून्य के निकट होता है, और जिनमें बड़े बड़े आंकड़े होते हैं, शून्य से शुरू नहीं हो रहे होते हैं, वो बड़े बड़े आंकड़ों के लिए प्रश्न जो हैं उसमें कल्पित माध्य विधि उपयोग में ली जाती है। और बड़े आंकड़ों के साथ में उनका अंतराल भी बड़ा बड़ा हो तो उसमें पग विचलन विधि श्रेष्ठ रहती है, उपयुक्त रहती है। तो हमारे जो आंकड़े दे रखे थे वो थे 100 से 350 और हमारा जो उत्तर आया वो आया 211, जो कि इन आंकड़ों के बीच में है। इसका मतलब प्रथम दृष्टया हमारी कैलकुलेशन सही है और हमारा जो रिजल्ट निकला वो सही है। और इसी प्रश्न के दौरान हमने ये देख लिया कि हम यहाँ FI/XI की गुणा करके प्रत्यक्ष विधि से हल कर सकते थे, FI/DI की गुणा करके जो है वो हम क्या कर सकते थे, हम कल्पित माध्य विधि से हल कर सकते थे, और FI/UI की गुणा करके हमने अभी अभी पग विचलन विधि से हल किया है। बहुत आसान सा काम है। FI/XI की गुणा करना, सबसे पहला प्रत्यक्ष, और फिर DI जिसमें हम A मानते हैं, A घटाते हैं, इसलिए उसमें A जोड़ा जाता है, और फिर आया UI जिसके लिए हम डिफरेंस में H का भाग देते हैं। तो डिफरेंस में H का भाग देते हैं, इसलिए लास्ट में गणना करते वक्त हम UI में फिर से वापस से H की क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, यानी सिग्मा FI/UI में किसकी गुणा कर देते हैं, H की गुणा कर देते हैं, जिसका हमने क्या लगाया था, डिफरेंस में भाग लगा करके U निकाला था। जो काम यहाँ किया जा रहा है उसका ठीक उलट काम फॉर्मूले के अंतर्गत किया जा रहा है। यहाँ A घटाया जा रहा है, वहां A जुड़ा, यहां H का भाग दिया जा रहा है, वहां H का क्या होगा, गुणा। तो इस प्रकार से भी आप सूत्र को ध्यान में रख सकते हैं।